हेलो फ्रेंड्स, गोयल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हमें डेवलपमेंट को जानने से पहले संसाधन के बारे में जानना होगा, यानी कि रिसोर्सेज के बारे में जानना होगा। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी आप अपने चारों और एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, जिसका प्रयोग करके जो ह्यूमन बीइंग्स हैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन चीज को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। यानी कि दोज थिंग विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड यूज टू मीट आवर रिक्वायरमेंट। जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और जिनकी सहायता से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। इसके बाद देखते हैं कुछ रिसोर्सेज का हम टेक्निकली यूज कर सकते हैं, कुछ चीजों का नहीं। आपको पता हुआ कि जो हमारी धरती पर मौजूद सभी रिसोर्सेज का हम केवल 5% ही यूटिलाइज कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सीमित है। ब्रह्मांड के बारे में भी हम ज्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी सीमित है। तो इसीलिए किसी भी जो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी थिंग है, वो रिसोर्सेज कब मानी जाती है? कि जब उसके मॉडिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। इसके बाद देखते हैं कोई भी रिसोर्स कब रिसोर्स बनता है? जब वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। अब मान लो आप इंडिया में गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, उसकी गोल्ड का एक तोले का भाव क्या है? 50,000 रुपए। अगर वही एक तोला सोना अगर अमेरिका से हम 30,000 रुपए में ले आते हैं, तो फिर जो भारत का एक तोला सोना जो 50,000 रुपए मिल रहा है, उसको कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो यानी कि रिसोर्स कब बनता है? जब वो इकोनॉमिकली फिजिबली हो। अच्छा, एक होता है कल्चरली रिकॉग्नाइज्ड। अब मान लीजिए कुछ आज दो तरह के रिसोर्सेज देखते हैं हम, कुछ कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जैसे रेलवे लाइन, पुल, रोड्स, ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव। लेकिन जब एटम बम बनाते हैं वो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। तो एक रिसोर्स को कब रिसोर्स बोला जाता है? जब वो समाज के बेहतर के लिए काम करे, समाज की बेहतरी के लिए काम करे, जो हमारा कल्चर है उससे उसको मान्यता प्राप्त दे, तभी इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स। इन रिसोर्सेज के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स ये होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए माइलस्टोन होते हैं। जो इकोनॉमी का आधार है वो किसके ऊपर रखा होता है? रिसोर्सेज के ऊपर रखा होता है। दूसरा, जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारी लाइफ को फैसिलिटेट करते हैं। अब जैसे गोल्ड पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ओके। पानी है, पानी भी एक रिसोर्स है जिसका हम दैनिक क्रियाओं में यूज करते हैं। हवा भी एक रिसोर्स है जो हमें रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो हर जगह क्या है? रिसोर्स। जो रॉक्स हैं वो भी रिसोर्सेज हैं। आज आप कंक्रीट देख रहे होंगे रॉक से बने हुए, तो ये सभी क्या चीज है? रिसोर्सेज, जो हमें फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं। These resources provide service for requirement। ये जो रिसोर्सेज होती हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्विस देती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रिसोर्सेज के बारे में काफी कुछ नॉलेज हो गई होगी। ये सिर्फ हमारा बेसिक ओवरव्यू था अभी तक रिसोर्सेज के बारे में। इसमें अब हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो भी रिसोर्सेज हैं वो दो तरीके से पाए जाते हैं। या तो वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं या फिर उन्हें आदमी द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया जाता है। तो कितने टाइप्स हुए? दो टाइप्स हुए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को कई बार कल्चरल रिसोर्सेज भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कल्चरल रिसोर्सेज भी बोल दिया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ऑन द बिहाफ ऑफ जनरेशन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर को किसमें? जहां पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जहां पे पेड़ पौधे होते हैं, जहां पे एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ये सभी क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, वेजिटेशन है और एनिमल है। दूसरी ओर देखते हैं हम एबायोटिक रिसोर्सेज, जिसे क्या बोलते हैं? अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, जो कि हमें
जो जियोग्राफिकल एरिया है उससे मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जियोग्राफी, जैसे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, जो ये एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम समाप्यता के आधार पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ एक्सटिंक्ट। किसके बिहाफ पर? एक्सटिंक्ट के बिहाफ पर बात करेंगे, यानी कि समाप्यता का आधार पर बात करेंगे। समाप्यता के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन है उनको नवीकरणीय संसाधन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक निश्चित समय के बाद हम उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्स विल गेट इन द लिमिटेड टाइम, यानी कि निश्चित समय के बाद हम उन्हें वापस प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा। किसके द्वारा? फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा। आप इसके उदाहरण एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर है, सोलर है, विंड एनर्जी है, ये क्या है? सारे रिन्यूएबल सोर्स के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। जिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, जो कि हमें एक मिले तो के, यानी कि साइक्लिक। अच्छा, जो रिन्यूएबल सोर्सेज को कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज बोलते हैं, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया था एक बार। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनको साइक्लिक रिसोर्सेज मिलते हैं, यानी कि ये मिले तो के हमें, लेकिन कब मिलेंगे ये नहीं पता, यानी कि ये खत्म होने के बाद हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद मिलेंगे, लेकिन इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो इसलिए रिसोर्स विल नॉट गेट इन लिमिटेड टाइम। अच्छा, इनको साइक्लिक रिसोर्स बोलते हैं क्योंकि मिले तो के, लेकिन कब मिलेंगे इसका नहीं पता, जैसे पेट्रोलियम, कोल। तो ये सभी क्या है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब बात करते हैं यूज, इस्तेमाल के आधार पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है? इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो रीयूजेबल और एक नॉन रीयूजेबल। रीयूजेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिन रिसोर्सेज का, जिन संसाधनों का हम एक बार ही प्रयोग करते हैं और उनका दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप गोल्ड बनवाते हैं, आपने गोल्ड की ज्वेलरी बनवाई, आपको ठीक है कुछ दिन आपने पहनी, आपको पसंद नहीं आई, दोबारा गोल्ड को मेल्ट किया, दोबारा दूसरा डिजाइन बनवा दिया, तो आप इसको क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं। जैसे आजकल रीयूजेबल प्लास्टिक्स भी आ रहे हैं, यानी कि एक प्लास्टिक का एक बार यूज किया, उसके बाद दोबारा यूज कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? रीयूजेबल। रीयूज एज रिक्वायर्ड, यानी कि जैसे रीयूज की आवश्यकता होती है वैसे आप उसका यूज कर सकते हैं। ये होती है चेन प्रोसेस। कैसी होती है? चेन प्रोसेस। आपको उसके अंदर बार बार मेल्टिंग, रीयूज, रिमेल्टिंग, रीयूज, मेल्टिंग, रीयूज करके एक चेन के साथ आप उसको डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मेटालिक। अब बात करते हैं नॉन रियूजेबल रिसोर्सेज के बारे में, जिनका रीयूज नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार इनका यूज किया, खत्म, बाद में इनका कोई यूज नहीं बचा, जैसे पेट्रोलियम और कोल। अब बात करते हैं हम ऑन बिहाफ ऑफ ओनरशिप पे, यानी कि स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पर्सनल रिसोर्सेज। सबसे पहला भाग कौन सा? पर्सनल रिसोर्स। पर्सनल रिसोर्स में क्या देखते हैं? जो भी संसाधन होते हैं उसके ऊपर स्वामित्व का आधार किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, यानी कि ओन्ड बाय ए पर्सन और इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लैंड मास, जैसे कि आपका घर, आपके घर के ऊपर आप ही का अधिकार है, किसी भी सरकार का या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इनका अधिकार नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? पर्सनल रिसोर्स। उसके बाद आते हैं कम्युनिटी एंड सोशल रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का क्या मतलब है? कि एक ऐसा संसाधन जिसके ऊपर एक समाज के तबके का अधिकार होता है। जैसे हम देखते हैं ओन्ड बाय ए कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी कि किसी समाज या किसी कम्युनिटी के द्वारा उसको ओवन किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं मंदिर है, मंदिर किसका अधिकार है? मंदिर हिंदुओं का। मस्जिद के ऊपर किसका अधिकार है? मुस्लिम का। चर्च के ऊपर किसका अधिकार है? ईसाइयों का। हाँ, हालांकि हम पूजा कर सकते हैं, मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, मस्जिद में जाके कर सकते हैं, और चर्च में भी, गिरजाघर में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन अधिकार किसका है? स्पेसिफिक धर्म का। इसी तरीके से शमशान घाट है। शमशान घाट ये तो नहीं कि हर किसी के घर का शमशान घाट होता है, एक कम्युनिटी का होता है, गांव का होता है। तालाब होता है, जोहड़ होता है, जो जोहड़ होते हैं जिस यहाँ से पानी लिया जाता है उसके ऊपर गांव का सामूहिक
सामूहिक स्वामित्व होता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें, कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिन रिसोर्सेज के ऊपर सरकार का या फिर जनता का सीधे रूप से अधिकार होता है। अब मान लो झारखंड में कोई कोल फील्ड है, उसके ऊपर ये थोड़ा है कि झारखंड के लोगों का अधिकार है, हमारा भी उतना ही अधिकार है, हम भी भारत के उतने ही निवासी हैं जितने झारखंड के हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेशनल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स विच आर ओन्ड बाई गवर्नमेंट और पब्लिक, या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन की पॉपुलेशन, यानी कि भारत भर का जितना रीजन है उसकी स्पेसिफिक पॉपुलेशन का पूरे उस झारखंड के कोयले पर अधिकार है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, नेशनल रिसोर्स। जैसे रोड्स हैं, रेल लाइंस हैं, तो ये क्या है, ये है नेशनल रिसोर्सेज। अच्छा, इसकी हम बात करेंगे, जब हमारा तटीय इलाका लगता है, तो तटीय इलाके से लेकर आगे समुद्र में 12 मील तक जो भी कुछ निकलेगा, 12 मील यानी कि अगले 20 किलोमीटर तक जो भी कुछ निकलेगा उसके ऊपर उस देश का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। 12 से लेकर 20 माइल तक, यानी कि 12 से लेकर 20 माइल तक जो उसके साथ लगते जो नेबरहुड कंट्रीज होंगे उनका भी अधिकार होगा, लेकिन समुद्र से 20 मील की दूरी के बाद जो भी रिसोर्स निकलेगा उसके ऊपर इंटरनेशनल अधिकार होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगला हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का या फिर मल्टीनेशनल जो सरकारें हैं, जो बहुराष्ट्रीय सरकारें हैं, उनका अधिकार होता है। अच्छा, इसके अंदर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड का अधिकार होता है, यानी कि भूभाग के क्षेत्र का उसके ऊपर अधिकार होता है। मोर देन 20 माइल्स इन ओशन, यानी कि जो महासागरों में 20 मील से दूर जो भी रिसोर्सेज प्राप्त होंगे उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, इंटरनेशनल अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पर जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का इसमें क्या है कि हमने इन रिसोर्सेज को पहचान लिया है, इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमें इनकी क्वांटिटी के बारे में भी पता है, क्वालिटी के बारे में भी पता है, हमने इनका पूर्ण रूप से सर्वे भी कर लिया है। इनको इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम इनका आज के टाइम इफिशिएंटली यूज भी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या होगा कि हमने इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन इनका इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। इस्तेमाल क्यों नहीं शुरू किया है, क्योंकि हमने इनको प्रिजर्व रखा है, किसके लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए। अच्छा, इसके हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि इसको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी भी है, हमने इसके सोर्स को भी ढूंढ लिए, लेकिन अभी तक इनका डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे कि राजस्थान के जो आप जैसलमेर में जाएंगे, उधर विंड एनर्जी के पावर प्लांट लगने बाकी हैं। जो कच्छ के इलाके में जो विंड पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, वो लगने बाकी हैं। तो इसका कारण क्या है, ये कौन से रिसोर्सेज है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। हम चाहते हैं कि इन्हें आने वाली भावी पीढ़ियां इस्तेमाल करें। दूसरी बात हम करते हैं स्टॉक प्रोसेसिंग। स्टॉक प्रोसेसिंग में क्या है कि हमारे पास इन रिसोर्सेज का प्रचुर मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास इनके लिए सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ज्वलनशील गैस है। यदि हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर पाए, तो जो आने वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा उसके अंदर ये क्रांति लाके छोड़ देगा, क्योंकि हमारी पेट्रोलियम के ऊपर से निर्भरता घट जाएगी। इसके बाद हम करते हैं बात एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज की। एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, संचित संसाधन भी बोलते हैं। संचित संसाधन इसके अंदर क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि इनको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्हें कंजर्व करके रखा है। इनका थोड़े पैमाने पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल लिमिटेड। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, जो भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बनने वाली कुल बिजली क्षमता कितनी है, सिर्फ 22% ही क्षमता, यानी कि कुल बिजली का 22% हिस्सा ही हम हाइड्रो पावर प्लांट से बना पाए हैं। हालांकि हम बहुत और भी ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन हमने इतना ही अभी बनाया है ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन इनका काफी हद तक यूज कर सके। तो आज के रिसोर्सेज के चैप्टर में बस इतना ही, और आगे हम इस चैप्टर को 4 भागों में लेकर आएंगे, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठाकर देख सकते हैं, इतना डिटेल में जितना मैंने पढ़ाया है
वो आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड मिलेगी, आप इसका क्विक रिवीजन ले सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि एक इसका डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाए आपको। तो मिलेंगे अगली क्लास में, इसी के साथ धन्यवाद।